आप सब लोग? कैसे चल रही पढ़ाई लिखाई और कैसे चल रही आस्की 1 और आस्की 2? मुझे पता है तुम सब छिछोरे हो ना, पढ़ाई कम करते हो, आस्की में ज़्यादा मन लग रहा है आजकल, है ना? लेकिन ऐसा ना करो, तभी तो कुछ होगा भैया। पढ़ाई में मन लगाओ, पढ़ाई में, ठीक है? हाँ, तो चलो भैया, आज हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? हाँ, मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 की। ओके, तो फिर आप ध्यान सिर्फ इधर रखो वरना गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है? तो देखो बेटा, ये पहला सवाल दिया हुआ है, ठीक है? क्या कह रहा है, आप पहले ध्यान से पढ़ लीजिए। हमें क्या बताना है इसमें? हमें बताना है कौन कौन सा सेट किसका सबसेट है, ठीक है? हमें सबसेट पता करना है। और सबसेट तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी इतना अच्छे से समझाया है ना? आ गया ना समझ में? चलो भाई, धन्यवाद, थैंक यू। तो देखो, जैसे मान लीजिए बेटा, देखो इसका मतलब समझ में आ रहा है? ये ए दिया ना, x such that x belongs to real number and x satisfy, देखो ये इक्वेशन दी हुई है। तो a देखो, b c d, तो ये सेट दिया हुआ है टैबुलर फॉर्म में, तो ये दे दिया इन्होंने सेट बिल्डर फॉर्म में। तो ये a सेट का मतलब क्या है? ये जो ये दिया ना, इसका क्या मतलब है? देखो, जैसे यहाँ पे इन्होंने इक्वेशन दी है, अगर मैं इक्वेशन को सॉल्व करूँ, दिस इज व्हाट? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना? तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करोगे तो बताओ क्या वैल्यू आएगी x की? तो हम देखो इसको ऐसा लिख सकते हैं, -6x - 2x + 12 = 0, है ना? ये तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है? x, तो x कॉमन लिया तो हो गया x - 6। इन दोनों में -2 कॉमन लिया तो ये कितना हो गया? x - 6, ठीक है भाई, = 0। तो यहाँ से जब आप वैल्यू निकालोगे तो x - 6 और x - 2 = 0। तो यहाँ से एक x की वैल्यू कितनी आएगी? 6, और एक x की वैल्यू कितनी आएगी? 2। तो ये क्या लिखा हुआ है? ये a जो सेट है, ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है 6, 2, है ना? इसमें 2 एलिमेंट है। इस पूरे का मतलब ये है, ठीक है? अच्छा, तो ये तो समझ में है। अब देखो ध्यान से, अब हमें ये बताना है कि कौन कौन किसका सबसेट है और कौन नहीं है, ठीक? तो सबसेट तो पता ही है। अब देखो, a और b को देखो, पहले आप सिर्फ a और b को देखो। देखो a में 2 एलिमेंट हैं, 6, 2, या इसको 2, 6 लिख लो। 2 को पहले लिख देता हूँ, थोड़ा सही लगेगा, है ना? 2, 6। तो 2, 6 a में है, और देखो इसमें भी आया है 2, 6, 2 और 6 दोनों है। तो हम ये कह सकते हैं कि a इज अ सबसेट ऑफ b, क्योंकि ऑल एलिमेंट्स ऑफ a आर इन b, है ना? a के सभी एलिमेंट्स b में आते हैं, ठीक? अच्छा, उसके बाद और बताओ कौन किसका सबसेट है? a को देखो 2, 6, देखो 2, 6 इधर भी है, c में भी है ना? तो हम ये कह सकते हैं a c का भी सबसेट है ना? c का सबसेट हो गया a। और देखो, अच्छा d में तो केवल इकलौता है, तो ये तो हो नहीं सकता। तो अब a से जितने बन सकते थे बना लिए। अब b पे आते हैं, तो देखो b में आया है 2, 4, 6, इसमें भी आया 2, 4, 6, तो कौन सा सबसेट हुआ? हम ये बोल सकते हैं b इज अ सबसेट ऑफ c। देखो आया कि नहीं आया, ठीक? अच्छा, उसके बाद में अब c तो सबसे बड़ा सेट है, इसको छोड़ो। अब d को देखो, अच्छा d तो इन सब का सबसेट है। ध्यान से देखो, d में जितने भी एलिमेंट हैं, जैसे d में क्या है? 6 है, तो 6 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो हम क्या लिख सकते हैं? d इज अ सबसेट ऑफ a, ठीक है? d इज अ सबसेट ऑफ a, d is a subset of b and d is a subset of c, ठीक? d तो सबका सबसेट है, इतना समझ में आ गया? और देखो ये आपको समझना है, समझना जरूरी है, ये याद रखना। और आप इसको लिखोगे कैसे? अगर यहाँ पर लिखना चाहो, देखो आप ऐसे लिख सकते हो कि all the elements of A are in B, ठीक है? Hence A is a subset of B, ठीक? इसी तरह ये सारी लाइन लिखनी है। इसमें क्या लिखोगे? All elements of A are in B, ठीक है? इसी तरह से all elements of B are in C, ठीक? तो ये लाइन आप सब में लिख सकते हो अपने अपने हिसाब से, ठीक है? तो बताओ इसमें कोई दिक्कत हुई? आसान था ना? वैसे पहला क्वेश्चन तो बहुत आसान है, ठीक है? अब देखो ये मिसलेनियस एक्सरसाइज जो है ना, इसमें थोड़े बहुत ट्रिकी क्वेश्चन भी होंगे। जो 1 से लेके 6 तक समझ गया एक्सरसाइज, लेकिन फिर भी मिसलेनियस एक्सरसाइज में कुछ थोड़े बहुत एडवांस क्वेश्चन होते हैं, इसलिए मिसलेनियस एक्सरसाइज पढ़ना बहुत जरूरी है,
बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो चलो इसको लिख लो। अब देखो बेटा सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें ट्रू फॉल्स बताना है। यहाँ पे हमें कुछ कंडीशंस दी गई हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले देखो इसमें क्या बोल रहा है, कह रहा है इफ x बिलोंग्स टू a एंड a बिलोंग्स टू b देन x बिलोंग्स टू b। क्या ऐसा होगा? अगर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो फॉल्स है। तो देखो इसका मतलब क्या पहले समझो, है ना, इस बात को समझते हैं और बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक। देखिए इसमें बोल रहा है x बिलोंग्स टू a, इसका मतलब क्या है, x एक एलिमेंट है a का। जैसे मान लो कोई एक सेट है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे मान लो कोई एक सेट ले लो, यहाँ पे आप लिख लो 2, 4, x ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक। तो देखो x बिलोंग्स टू a, देखो x एक एलिमेंट है जो a में आया है ना, आया ना, ठीक। फिर कह रहा है a बिलोंग्स टू b, तो अब ये पूरा एक एलिमेंट होगा जो b में आना चाहिए। तो भाई आप b लिख लो यहाँ पर, चलो b आप कुछ भी लिख लो, मैंने यहाँ पे लिख लिया 6, और फिर इसको लिख लो आप 2, 4, x, फिर यहाँ पे ऐसे लिख लो 8, ठीक है। अब देखो बेटा a बिलोंग्स टू b का मतलब क्या है, जैसे x बिलोंग्स टू a का मतलब था कि x a में आना चाहिए, तो a बिलोंग्स टू b का मतलब क्या है कि a ये पूरा इतना पार्ट b में आना चाहिए। तो देखो ध्यान से, ये पूरा पार्ट b में आया है, तो अब ये एक एलिमेंट की तरह कहा जाएगा, है ना, ये पूरा एक एलिमेंट है। जैसे एक एलिमेंट ये है, एक एलिमेंट ये है, ये पूरा एक एलिमेंट है, ये पूरा एक एलिमेंट है। बात समझ में आई? तो ये चीज भी हो गया कि a जो है वो b को बिलोंग करता है। तो कह रहे हैं अगर ये दोनों बातें सही हैं तो क्या x बिलोंग्स टू b, ये बात सही होगी, मतलब x b में आ रहा है। देखो x b में कहाँ आ रहा है, खाली x आना चाहिए, ये पूरा एक एलिमेंट है 2, 4, x, खाली x की बात होगी। तो क्या x b में आ रहा है? नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना, तो ये वाली चीज क्या होगी, फॉल्स हो जाएगी। तो हम इसको क्या लिखेंगे, फॉल्स, ठीक है, दिस इज फॉल्स, ठीक। अच्छा अब दूसरे पे आते हैं। देखो इसमें क्या बोल रहा है, a इज अ सबसेट ऑफ b, a b का सबसेट है, ठीक है। चलो भाई हम यहाँ पे बना लेते हैं, कोई भी एक सेट ले लो, जो भी आपका मन करे, जैसे 2, चलो 2 ले लिया मैंने, है ना, खाली 2 ले लिया, ठीक। अब a जो होना चाहिए वो b का सबसेट होना चाहिए, तो बताओ b में क्या आएगा, b में आप ऐसा लिख लो 2, 4 लिख लो, है ना। अब a b का सबसेट है, a का एलिमेंट b में आया, ठीक है। और फिर बोल रहा है b बिलोंग्स टू c, b जो है वो किसमें बिलोंग, देखो ये सबसेट बोला, यहाँ पे बोल दिया b बिलोंग्स टू c, तो भैया b जो है वो c को बिलोंग करना चाहिए। तो ये पूरा एक पार्ट, जैसे यहाँ पे कुछ और लिखो, जैसे मैंने लिखा 6, फिर ऐसे लिख दिया 2, 4, यहाँ पे लिख लिया 8। तो अब ध्यान से देखो C में कितने एलिमेंट है, एक एलिमेंट ये, एक एलिमेंट ये, एक एलिमेंट ये पूरा एलिमेंट कहा जाएगा ना। तो B बिलोंग्स टू C, देखो B बिलोंग्स टू C, ठीक है। तो कह रहा है अगर ये दोनों बातें ऐसे होती हैं तो क्या A बिलोंग करेगा C को, तो देखो A में क्या आया है 2, A में 2 आया है, ठीक। तो क्या वो C में आया है, देखो C में आया है नहीं आया, तो ये स्टेटमेंट फिर से क्या हो गया, वापस फॉल्स हो जाएगा, है ना। तो अगेन दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। अच्छा उसके बाद में थर्ड पे आते हैं, इतना तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। आपको इसको हटा देता हूँ ना, नोट कर लेना, या तो चलो लिखा रहने देता हूँ, कोई बात नहीं। इस वाले में देखो थोड़ा यहाँ से कर देता हूँ। अच्छा अब देखो इसमें क्या बोल रहा है इसने कि A इज अ सबसेट ऑफ B, A B का सबसेट है और B जो है वो C का सबसेट है। तो बात को समझो, अगर A B का सबसेट है, मान लिया A में एक एलिमेंट आ गया, कौन सा 2 आया, ठीक, और A B का सबसेट होना चाहिए। तो बताओ मेरे बच्चे B में क्या होगा, तो B जैसे मान लो ऐसे हो गया 2, 4 जैसे ऊपर लिखा था, और A B का सबसेट है, ठीक। फिर क्या कह रहा है B होना चाहिए C का सबसेट, तो भैया C यहाँ पे क्या होगा, C आप लिख लो 2, 4, 6 लिख लो, तो देखो B C का सबसेट हो गया, है ना। तो कह रहा है क्या ऐसा होगा, अगर ये दोनों बातें सही हैं तो क्या ऐसा होगा कि A इज अ सबसेट ऑफ C, A C का सबसेट हो जाए। तो ध्यान से देखो A में 2 आया है, C में आया 2, बिल्कुल आया, तो इसका सबसेट हो सकता है, तो हम लिखेंगे यस। तो ये वाली कंडीशन आपकी क्या हो गई, बिल्कुल ट्रू हो गई, है ना, पहले वाला फॉल्स था। तो इतनी बात समझ में आई, बोलो आया ना। अच्छा उसके बाद में फोर्थ पे आते हैं, देखो फोर्थ में क्या कह रहा है,
है ना। फोर्थ में कह रहा है ए नॉट अ सबसेट ऑफ बी, ठीक, ए बी का सबसेट नहीं है, ठीक है। तो चलो मतलब को देखो क्या है, अगर ए बी का सबसेट नहीं है तो जैसे मान लो ए में ऐसे आया है 2 आया है, ठीक, तो बी में क्या रहा होगा, बी में आप कुछ भी लिख लो, बी में ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, तो बी में कोई अदर एलिमेंट लिख दो, जैसे हमने लिख दिया 4,6 ऐसे लिख दो, ठीक है। या कुछ और भी लिख लो, आप और भी लिखते हैं, जैसे चलो कुछ और ऐसे लिख देते हैं 2,4 है, ठीक, और इसमें मैंने क्या लिख दिया 4,6 लिख दिया, ठीक। तो ए में 2 है 2,4 और ये है 4,6, तो क्या ए बी का सबसेट है? नहीं है, देखो इसमें 2 4 आया, इसमें 4 6 आया, हो ही नहीं सकता। अच्छा, फिर कह रहा है बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ सी, बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ सी, तो इसका मतलब क्या है, मतलब बी सी का सबसेट नहीं है, तो सी में कोई भी आप एलिमेंट लिख लो, जैसे 4 लिख दिया, 8 लिख दिया, 10 लिख दिया, चलो ये लिख दिया, ठीक है। तो 4 लिख दिया, 8 लिख दिया, 10, या तो चलो ऐसा लिख दो, ऐसा लिख दो, ध्यान से देखो, 2 लिख दो, 4 लिख दो और 10 लिख दिया मैंने, ठीक है, 2 4 10। बात को समझो, ए नॉट अ सबसेट ऑफ बी, तो देखो ए बी का सबसेट नहीं है, बी अगर इसके सबसेट बनाओगे तो ये आएगा नहीं आएगा, और बी नॉट अ सबसेट ऑफ सी, देखो बी में 4 और 6 आया, इसमें कहाँ है 6 तो है ही नहीं, तो ये इसका सबसेट नहीं हो सकता। तो कह रहे हैं तो क्या ऐसा होगा ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ सी, तो ऐसा होगा कि ए सी का सबसेट ना हो, तो ध्यान से देखो ए सी का सबसेट ना हो, ये बोल रहा ए नॉट अ सबसेट ऑफ सी, तो देखो ए तो सी का सबसेट बनना है भाई, देखो ए में सी में कौन सा एलिमेंट है 2, 4, 10, तो अगर मैं इसका एक सबसेट बनाऊंगा तो ये जरूर है भैया, ऐसे तो बिल्कुल हो जाएगा, ए इज अ सबसेट ऑफ सी नहीं होगा, ध्यान से देखो, है ना। ये दोनों बातें तो हो गई इधर, लेकिन ये तीसरी बात कहीं फुलफिल होगी, इसमें बोला ये दोनों हो तो क्या ऐसा होगा, तो लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं रहा, ध्यान से देखो हो रहा है क्या, ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि ए तो सी का सबसेट बन जा रहा है, तो फिर से ये स्टेटमेंट जो हुआ क्या हुआ, अगेन फॉल्स हो गया, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो गया। अच्छा, उसके बाद में देखो इस पे आते हैं, क्या बोल रहा है इसमें, x बिलोंग्स टू a, ठीक, एंड a इज नॉट अ सबसेट ऑफ b, तो इसका मतलब क्या है, x एक ऐसा एलिमेंट होगा जो a में आता होगा, जैसे ये वाला सेट है ना, पहले वाला ये लिख लेता हूं, क्या लिखा था हमने 2, 4, x, ये हो गया a, ठीक, ये सब समझ में आ रहा है ना आपको। देखो मैंने सबके आगे ऐसे एरो बना दिया है ना, दिख रहा है इसका जो है, तो आप ऐसे समझ लीजिएगा, बहुत गिचर पिचर हो गया, तो यहाँ पे लिख देता हूँ। तो क्या बोला, x बिलोंग्स टू, सॉरी x इज एलिमेंट ऑफ a, बिलोंग्स टू a, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, a सेट माना मैंने 2, 4, x, ठीक है भाई। अच्छा चलो, तो x बिलोंग्स टू a, इसमें x आया है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, एंड a इज नॉट अ सबसेट ऑफ b, a जो है b का सबसेट नहीं है, तो यानी b में कुछ भी आया हो, है ना, बस ये एलिमेंट नहीं हो, तो आप b में क्या लिखोगे, b में आप कुछ भी लिख लो, आप ऐसे लिख लो 4, 8, 4, 8, 6 समथिंग, ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो देखो a में x तो आया है, x तो बिलोंग करता है, मगर a नॉट अ सबसेट ऑफ b, है b का सबसेट नहीं है। अच्छा, फिर क्या कह रहा है, देन x बिलोंग्स टू b, क्या x b में बिलोंग करेगा, तो जब उसका सबसेट ही नहीं है, a b का सबसेट ही नहीं है, तो x क्यों बिलोंग करेगा, x बिलोंग कर रहा है, कहाँ बिलोंग करेगा, नॉट, तो ये कंडीशन फिर से अगेन फॉल्स हो गया, है ना, ये स्टेटमेंट अगेन फॉल्स हो गया, ठीक। अब ये लास्ट वाला देखो, क्या कह रहा है, a इज अ सबसेट ऑफ b एंड x नॉट बिलोंग्स टू b, ठीक है भाई, a इज अ सबसेट ऑफ b, तो a में कुछ एलिमेंट्स लिख लो, है ना, ध्यान से समझ लेना, a में मैंने कुछ एलिमेंट्स लिख दिए, जैसे मान लो 2, 4 लिख दिया, ठीक, 2, 4 लिख दिया। अच्छा, तो a इज अ सबसेट ऑफ b, तो b क्या होना चाहिए, b आपका होना चाहिए 2, 4, 8, ऐसे मान लो, ठीक। देखो a b का सबसेट है, a के सारे एलिमेंट्स b में आए हैं, ठीक है।
फिर देखो क्या बोला, x नॉट बिलोंग्स टू b, तो x b में आया ही नहीं। देखो x कोई आया b में, नहीं आया। कोई एलिमेंट है x b में आया है, नहीं आया है। ठीक भाई, तो क्या वो x a में भी नहीं आया होगा? तो भैया जब वो b, क्योंकि देखो b से बना है a, b में a को बनाया है, तो जब b में ही x नहीं है तो a में x कहाँ होगा? है नहीं है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है ना? दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, है ना? तो ये हो गया ट्रू, मैं टी लिख दे रहा हूँ, टी फॉर ट्रू। तो बात समझ में आई? ठीक है, तो इन सब में बस थोड़ा थोड़ा लॉजिक लगा है, ऐसा कुछ नहीं है कि बड़ा मुश्किल है। अभी तक जो आपने लगाया है ना 1 से लेकर 6 तक के एक्सरसाइज में है वही सब, अब बस थोड़ा सा और लॉजिकल क्वेश्चन आ गए। ठीक है ना? चलो कॉपी कर लो इसको। थर्ड क्वेश्चन देखो बच्चों, ठीक है? अच्छा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ज्यादातर लोगों को इस क्वेश्चन में बहुत प्रॉब्लम होती है। मैं समझाता हूँ कैसे। ठीक, बहुत आसान तरीके से समझेंगे, ध्यान से देखिए इधर। देखो इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है लेट a, b एंड c बी द सेट्स। ठीक, a b c 3 सेट होंगे जिसमें से a यूनियन b इज इक्वल टू a यूनियन c, ये दिया है। और कहा गया है a इंटरसेक्शन b और a इंटरसेक्शन c, ये दोनों इक्वल है। तो जब ये दोनों बातें हैं तो आपको प्रूफ करना है कि b इक्वल टू c। इस चीज को ध्यान से देखो। देखो अच्छा, देखो इसमें दिया क्या है, क्या दिया गया है कि A यूनियन B, क्या दिया गया है? A यूनियन B, पहले जो चीज दी है ना उसको लिख लो। A यूनियन B इज इक्वल टू A यूनियन C, ऐसे दिया गया। अच्छा आप देखो बेटा, एक चीज समझिएगा थोड़ा ध्यान से कि हमें प्रूफ क्या करना है। हमें प्रूफ करना है B इज इक्वल टू C, B इज इक्वल टू C। तो देखो जब यहाँ पे देखो यूनियन दिया गया A यूनियन B, अब मुझे देखो क्या प्रूफ करना है, B इज इक्वल टू C। तो मैं क्या करूंगा, इसमें इन दोनों तरफ मैं B का इंटरसेक्शन कर दूं। अरे B और C दोनों दिए गए हैं तो पहले B से कर लो फिर बाद में C से कर लो। तो अगर मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ B का इंटरसेक्शन करूं तो मुझे वापस B मिल जाएगा। बात समझ में नहीं आई? ठीक, ध्यान से देखो, ये तो देखो हमें दिया ही है। मैंने क्या किया, दोनों तरफ, अरे थोड़ा सा दूर लिख देता हूँ, A यूनियन C ऐसे दिया। मैंने क्या किया, दोनों तरफ मैंने इधर भी B का इंटरसेक्शन करा दिया, मैंने इधर भी B का इंटरसेक्शन करा दिया। ठीक, तो A यूनियन B इंटरसेक्शन B, A यूनियन B इंटरसेक्शन B, तो ये वापस हमें क्या दे देगा, ये हमें दे देगा B। बात समझ में नहीं आई? देखो जैसे देखो ये एक पूरा सेट है ना, A यूनियन B, एक सेट अलग है, B एक अलग सेट है। तो इन दोनों सेट में से, इन दोनों में से A B में से किसी का भी अगर आप इंटरसेक्शन करो, चाहे A का करो चाहे B का करो, तो वापस हमको वही सेट मिल जाएगा। जैसे ध्यान से देखो, ऐसा लिखा है A यूनियन B, तो मैंने क्या किया, B का इंटरसेक्शन किया तो मुझे B मिल गया। ठीक, और अगर ध्यान से देखो, अगर मैं ऐसे करता A यूनियन B, इन दोनों में से किसी एक का अगर मैं A का इंटरसेक्शन कर देता, A का इंटरसेक्शन, तो मुझे वापस A मिल जाता। ठीक, अगर मैं कहूँ कि इसमें आप C का इंटरसेक्शन कर दो तो फिर C मिल जाएगा, तो गलत है, तो ऐसा नहीं। इन दोनों में से A यूनियन B में से A या B किसी भी सेट का इंटरसेक्शन करोगे तो वापस आपको जिससे इंटरसेक्शन किया वो एलिमेंट मिल जाएगा, वो सेट मिल जाएगा। बात समझ में आई? तो चाहो तो आप इसको ऐसे लिख लो। ठीक है, मैं यहाँ पे चलो लिख देता हूँ, लिखूंगा, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, किसी भी दो सेट के यूनियन में अगर उनमें से किसी भी एक सेट का इंटरसेक्शन करा दिया जाए तो जिस
जिससे इंटरसेक्शन कराया गया है वही सेट मिल जाएगा, ठीक। मैंने एकदम शुद्ध हिंदी भाषा में, राष्ट्र भाषा में आपको लिख के समझा दिया, क्या? ठीक है, इस चीज को आप फटाक से अपनी कॉपी में लिख लेना और दिमाग में भी फिट कर लो, क्या कि किसी भी दो सेट के यूनियन में, देखो दो सेट है ए और बी, इसका यूनियन दिया है में, अगर उनमें से किसी भी एक सेट का, तो इनमें से किसी भी एक सेट ए या बी किसी भी एक सेट का इंटरसेक्शन करा दिया जाए, तो देखो मैंने क्या किया, बी का इंटरसेक्शन कराया। बी का क्यों कराया? क्योंकि मुझे बी चाहिए, है ना। तो इंटरसेक्शन करा दिया जाए, तो जिससे इंटरसेक्शन कराया गया है वही सेट मिल जाएगा। तो वापस मैंने बी से कराया है तो क्या मिल जाएगा? बी मिल जाएगा, ठीक। तो ये बात याद रखोगे, ठीक है। अच्छा, तो और अगर आपको ऐसे समझना भी है तो देखो नॉर्मल आप ऐसे समझ भी सकते हो। देखो मैं समझा देता हूँ। जैसे मान लो ए, बहुत ध्यान से समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। जैसे मान लो ए मैंने लिख लिया यहाँ पे, चलो क्या है 1 2 3, ठीक। और बी मान लो, कुछ भी मान लो यार, जैसे मान लो 2 3 5 ऐसे दे दिया गया, ठीक है, 2 3 5। अब अगर मैं इसका यूनियन निकालूं, बताओ ए यूनियन बी क्या आएगा बताओ। तो इसका यूनियन लिखूंगा तो देखो 2 3 तो दो बार है, 1 2 3 5 ऐसे आएगा। और अब ए यूनियन बी, ध्यान से देखो, ए यूनियन बी, ये ना ए यूनियन बी, इसमें मैंने इंटरसेक्शन करा दिया बी का। अब बताओ इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, तो इन दोनों में कौन सा एलिमेंट कॉमन है? इन दोनों में 2 3 5, देखो यहाँ भी 2 3 5, तो क्या आया 2 3 5। तो बताओ ये कौन सा सेट आया? ये 2 3 5, यही तो आया सेट बी। तो वापस क्या मिल गया हमें? सेट बी मिल गया। मिल गया कि मिल गया? अच्छा, अगर यहाँ पे बी की जगह पे मैं ए का इंटरसेक्शन कराऊं, ध्यान से ये भी देख लो, अगर ए का इंटरसेक्शन कराऊं तो ए में क्या है? देखो इसमें 1 2 3 5, इसमें 1 2 3 1 2 3 है, तो क्या सेट, तो क्या मिलेगा बताओ? अगर मैं ए का करा रहा हूं तो मुझे मिलेगा 1 2 3। खाली इसको देखो, इसको दोनों में क्या कॉमन है? 1 2 3। तो वापस कौन सा सेट मिल गया? तो जिससे भी इंटरसेक्शन कराओगे आपको वापस वही मिल जाएगा, ठीक है। इतने में कोई डाउट? चलो, तो अब भैया ध्यान से देखिए। अच्छा, इधर क्या करेंगे? इधर देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा देंगे। ये तो मैंने आपको समझाया था ना उस दिन जब मैंने यूनियन इंटरसेक्शन का क्या इंट्रोडक्शन बताया था, तो मैंने समझाया था ना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, फॉर्मूला प्रूफ करके दिखाया था आपको पूरा। तो अगर आपको नहीं पता तो आप वहां से भी देख सकते हैं। और फिलहाल मैं थोड़ा बहुत समझा देता हूँ, थोड़ा क्या यार, पूरा समझा दूंगा, ठीक है। लेकिन फिर भी आप पढ़ते रहा कीजिए, जरूरी है ये। तो ध्यान से देखो बेटा, जैसे मान लो ये इतना एक पार्ट है, ध्यान से देखो, ऐसे देखो, ठीक है। ये पूरा हिस्सा जैसे मान लो ऐसे लिखा है, नंबर ऐसे लिखा, कोई यार नंबर लिख दें हम, आप पढ़ते थे ना छोटी क्लास में, ऐसे लिखा है 2x + 3y, और इसको मान लो ऐसे इंटू 4 मान लो, ठीक, ऐसे देखो। तो ये तो 2x क्या है? ये 2x पूरा a है, प्लस ये हो गया 3y, ये हो गया इंटू ये हो गया 4 ये हो गया। तो अब इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे? इस क्वेश्चन को तो ऐसे लिखोगे आप, 4 × 2x, क्या लिखोगे? 4 × 2x लिखोगे ना, फिर प्लस ये जो दिया प्लस, फिर 4 × 3y, ऐसे तो लिखो। तो अब वही चीज आप इसको समझो, देखो 4 की जगह क्या है? 4 की जगह है b, इंटू, तो इंटू की जगह पे यहाँ पे क्या दिया है? इंटरसेक्शन। तो 4 × 2x यानी b इंटरसेक्शन a, है ना, इसके साथ तो चलना होगा। फिर प्लस की जगह दिया यूनियन, तो यहाँ लिखा यूनियन, ठीक है, यूनियन। वापस फिर 4 × 3x, तो 4 की जगह क्या है? b है ना, b, इंटू की जगह पे इंटरसेक्शन है, और फिर 3y, तो 3y क्या है? c है। तो वही चीज समझो, देखो एक बार ये पूरे का इससे और एक बार ये पूरे का इससे, ऐसे मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक है ना, बात समझ गए? तो वही चीज है ये, ठीक। तो इसको हटा देता हूं, अभी आप समझ गए होंगे। तो ये कितना आया? ये हमें क्या मिला? ये हमें मिला b इंटरसेक्शन a, ठीक है, ऐसे लिख लो, यूनियन b इंटरसेक्शन c, ठीक, ये मिल गया। अच्छा, अब b =
बी इंटरसेक्शन ए बेटा कहूं या ए इंटरसेक्शन बी कहूं, दोनों का मतलब सेम टू सेम होता है ना। अरे ए बी का इंटरसेक्शन या बी ए का इंटरसेक्शन, दोनों का मतलब सेम है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है ना, इतना लिख दिया। अच्छा अब एक चीज देखो यहाँ पे, यहाँ देखो स्टार्टिंग में हमें क्या दिया है, हमें दिया है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल है ए इंटरसेक्शन सी के, ठीक है। चलो अच्छा इसको मैं बाद में यूज करता हूँ, इतना समझ में आया, ठीक। तो इसको मान लो थोड़ी देर के लिए ये इक्वेशन हो गई 1, क्या हो गई 1 इक्वेशन हो गई, ठीक। अच्छा अब फिर से यही चीज उठाते हैं जो हमें दिया, क्या दिया है, इसको यहाँ पर लिख देते हैं ए यूनियन बी, ठीक है, इज इक्वल टू ए यूनियन सी, ऐसे। अब देखो बेटा ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी दिया था, मुझे बी चाहिए था तो मैंने बी से इंटरसेक्शन कराया। अब मुझे क्या चाहिए उधर, सी चाहिए, तो किससे कराऊंगा, सी से कराऊंगा। तो भैया आप दोनों तरफ क्या करो, सी का इंटरसेक्शन कर दो, ऐसे इंटरसेक्शन सी, ठीक है। और अच्छा होगा कि इस चीज को आप इधर लिखो, इसको इधर लिखो, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। क्या कि मतलब इधर जो दिया ना ए इंटरसेक्शन सी, इसको पहले लिख लो ए यूनियन सी, सॉरी ए यूनियन सी बराबर ए यूनियन बी, ठीक है, इसको ऐसे लिख लिया। तो आप दोनों तरफ क्या हमने किससे इंटरसेक्शन कराया, सी से, इधर भी इंटरसेक्शन सी कर दिया और इधर भी इंटरसेक्शन सी कर दिया। तो आप वापस बताओ ये क्या आएगा, ये क्या आएगा, ये हमको सी मिल जाएगा, है ना। अच्छा यहाँ पे देखो फिर वही चीज जैसे रूल बताया, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन सी, है ना, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ ए इंटरसेक्शन सी और फिर यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ऐसे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। अच्छा अब एक चीज आप यहाँ पे देखो बेटा, ए इंटरसेक्शन सी का मतलब क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, तो यहाँ ये दिया ना ए इंटरसेक्शन सी, इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह पे मैं ए इंटरसेक्शन बी लिख सकता हूँ। तो चलो भाई यहाँ से लिख देते हैं, है ना, जो गिवन है। तो C इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी की जगह क्या लिख दिया, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गई। अच्छा ये चीज लिखा है तो गिवन था ना, ये यहाँ पे ऐसे आप लिख सकते हो, ठीक है। जो गिवन है, क्या गिवन है कि ए यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन सी बराबर ए इंटरसेक्शन बी, है ना, ये चीज हमें गिवन है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर। तो अब बेटा इक्वेशन 1 देखो, ये रही इक्वेशन 1 और ये रही इक्वेशन 2। देखो इधर वाला हिस्सा देखो, इधर वाला ए इंटरसेक्शन बी वही है, यूनियन है बी इंटरसेक्शन सी भी, क्या दोनों सेम टू सेम है, तो जब ये दोनों सेम टू सेम है तो बी किसके इक्वल हो गया, हाँ, तो क्या लिखूंगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो इससे क्या हो गया, b जो है वो c के इक्वल हो गया, ठीक है। देखो अब आपको मेरे ख्याल से बहुत कायदे से समझ में आ गया होगा ये बात, ठीक। कोई डाउट हो तो बताओ, और इस चीज को लिख लेना, है ना, शुद्ध भाषा में, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो समझने में। क्लियर हुआ, चलो तो फिर लिखो इसको, अगले सवाल में आते हैं। अब बेटा 4th नंबर क्वेश्चन देखो, ठीक। देखो 4th नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है ना, थोड़ा ध्यान से समझते हैं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर 4 कंडीशन दी गई है और कह रहा है कि ये चारों की चारों इक्विवेलेंट है ना, आपस में इक्विवेलेंट है। तो कैसे इक्विवेलेंट प्रूफ करेंगे, ध्यान से समझते हैं। देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, देखो ये दिया पहला a इज अ सबसेट ऑफ b, अगर मैं प्रूफ कर दूं a सबसेट भी इसके इक्विवेलेंट है, फिर a सबसेट भी इसके इक्विवेलेंट है और a इज अ सबसेट ऑफ b इसके इक्विवेलेंट है, तो चारों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट हो जाएंगे, है ना, इक्विवेलेंट हो जाएंगे। तो देखो सबसे पहले मैंने क्या उठाया, सबसे पहले इसको लेते हैं कि a इज अ सबसेट ऑफ b, ठीक है, ये इक्विवेलेंट है। देखो इक्विवेलेंट का निशान ऐसे होता है ना, दोनों तरफ बना देते हैं, इक्विवेलेंट है किसके, a माइनस बी इज इक्वल टू 5, ठीक है, ये इसके इक्विवेलेंट है, ये हमें प्रूफ करना है। तो थोड़ा सा बात को ध्यान से समझिएगा, क्या है इस चीज का मतलब, ठीक है। देखो इस चीज का पहले मतलब समझते हैं, क्या मतलब क्या है, ध्यान से।
जैसे अगर ए बी का सबसेट है तो क्या मतलब हुआ इसका? मान लीजिए ए में कोई एलिमेंट्स है, कोई भी एलिमेंट मान लो यार, जैसे दिया है 5, 10, ठीक। अच्छा, तो अगर ए बी का सबसेट है तो बताओ बी में क्या, फिलहाल ये दोनों एलिमेंट तो होने ही चाहिए। 5, 10 मान लो, तीसरा एलिमेंट 15 मान लो, तो मैं बोल सकता हूँ ना ए इज अ सबसेट ऑफ बी। इस चीज को मैं क्या बोल सकता हूँ, ए इज अ सबसेट ऑफ बी बोल सकता हूँ, ठीक। अब देखो हमें क्या, ये बात इक्वल होनी चाहिए, a माइनस बी यानी नल सेट आना चाहिए 5। तो अगर a में से b, देखो a में से b वाले एलिमेंट हटा दो, a में से b वाले अगर आप एलिमेंट हटा दोगे तो b में 5, 10 आया है, तो ये और ये हटा दो, तो अब बताओ क्या बचा। अगर मैं a माइनस बी करूं तो a में से b वाले हट गए तो बचा तो कुछ नहीं, a में कुछ बचा नहीं, तो ये क्या हो गया, नल सेट हो गया। हो गया कि नहीं होगा? तो अगर आप चीज देखो तो ये दोनों बातें तो आपस में इक्वल ही है ना, ये दोनों बातें आपस में इक्वल है, इक्वलेंट है। तो बस यही हमें प्रूफ करना है, ठीक है ना, मतलब तो समझ गए। तो देखो प्रूफ कैसे करेंगे, देखो हमें क्या दिया हुआ है कि A इज अ सबसेट ऑफ B, ठीक। मान लिया A B का सबसेट है, तो अगर A B का सबसेट है, A B का सबसेट है तो उसका मतलब क्या है बोलो, कि A के जितने भी एलिमेंट हैं वो सब के सब B में आए हुए हैं, यही तो मतलब हुआ। तो इसका मतलब कि all the elements of A are in B, यही तो मतलब हुआ कि A के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो किसमें है, B में है। अच्छा, तो हम ये बोल सकते हैं, इस बात के आधार पे हम बोल सकते हैं सो, ठीक है, या therefore कि देखो ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं होगा A का जो B में ना हो, यही तो होगा कि सो A हैज नो एलिमेंट डिफरेंट फ्रॉम B। ये बात बोल सकते हैं कि नहीं, क्या कि सो A हैज, क्या बोल सकते हैं, सो या therefore A has no element, therefore A has no element different from B। क्या मतलब हुआ, अब देखो A B का सबसेट है तो है, तो इसका मतलब क्या है, A का कोई भी एलिमेंट B से अलग नहीं है, ध्यान से देखो, A का कोई भी एलिमेंट B से डिफरेंट नहीं है, मतलब B में जो है वो A में पहले से ही है। इस लाइन का मतलब तो ये हुआ ना, A हैज नो एलिमेंट डिफरेंट फ्रॉम B, A का कोई भी एलिमेंट B से अलग नहीं है। तो इस बात का मतलब क्या हुआ, तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, देयर एग्जिस्ट यानी कि A में जितने भी एलिमेंट आए हैं, A में जितने भी एलिमेंट आए हैं, मान लो हम एलिमेंट को x मान लेते हैं, जैसे दिया ना 5, 10, इन सबको मैंने x मान लिया, तो देयर एग्जिस्ट हम ये बोल सकते हैं x बिलोंग्स टू A। x कोई एलिमेंट है जो कि A में आया है, तो वो किस में आया होगा, B में भी तो पक्का ही आया होगा, 104 है ना, 100% आया होगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, x बिलोंग्स टू B बोल सकता हूँ नहीं। अगर x A में आया है तो x B में तो आया ही है, x का मतलब 5, 10 A में आ रहे हैं तो 5, 10 किसमें, B में भी आ रहे हैं। तो जब कोई इसमें A में भी आ रहा, B में भी आ रहा, ठीक। और अगर A में से B वाला हटा दिया जाए, A में से B वाला हटा दिया जाए तो क्या बचा, नल से। तो हम क्या बोल सकते हैं, इसका मतलब hence A minus B is what 5, ठीक है। तो देखो ये चीज प्रूव हो गई, हमने ये चीज मानी थी और देखो ये प्रूव हो गया। बोलो इसमें क्या समझ में नहीं आया कि नहीं आया अच्छे से, ठीक है। देखो बस ये थोड़ा लॉजिकल वाले क्वेश्चन है, तो थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये सब आप पहली बार लगा रहे हो, ठीक है। तो हो सकता है इसको दिक्कत हो, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा, ठीक है, पक्का। चलो अब इसको आप लिख लेना ना। अब दूसरी कंडीशन लेते हैं। अच्छा इसको मिटा देता हूं, ठीक। दूसरी कंडीशन देखो क्या प्रूफ करनी है। दूसरी कंडीशन में इक्विवेलेंट बतानी है, A इज अ सबसेट ऑफ B, तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, A यूनियन B इज इक्वल टू B, ठीक है भाई, इसके इक्वल प्रूफ करना है, तो नो प्रॉब्लम। तो देखो बेटा ये चीज तो सब में कॉमन है ना, इतना तो ठीक ही है ना, ये क्योंकि इधर वाला हिस्सा तो ले ही रहे हैं।
तो A इज द सबसेट ऑफ B, इसका मतलब ऑल द एलिमेंट्स ऑफ A आर इन B। ठीक है, अब इसका मतलब समझिए क्या करना है। तो अगर A B का सबसेट है, ठीक है, तो यहां पे पहले मैं चीज को निकाल के दिखा देता हूं ताकि आप बात को समझ जाओ कि करना क्या है। तो वही सेम सेट सब कुछ लिया हमने, A B का सबसेट है ही। तो A यूनियन B, बच्चे बताओ A यूनियन B कितना आएगा? A यूनियन B कितना आएगा? बोलो A यूनियन B। तो A यूनियन B करेंगे तो मुझे मिल जाएगा 5, 10, 15। 5, 10, 15। तो A यूनियन B बताओ किसके इक्वल आया? ध्यान से देखो, ये वैल्यू किसके इक्वल आई? पूरी की पूरी वैल्यू B के इक्वल आ रही है ना? तो A यूनियन B के इक्वल है, ये बात प्रूव करनी है कब? अगर A इज द सबसेट ऑफ B है। ठीक है भाई, तो फिर से वही बात, तो अगर A B का सबसेट है तो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ A आर इन B। ठीक, ये बात हम बोल सकते हैं। तो अगर A के सारे एलिमेंट B में आए हैं तो हम इस चीज को कैसे लिख सकते हैं? यानी ऑल एलिमेंट्स, ठीक है, इस कंडीशन को लिख सकते हैं ऑल एलिमेंट्स ऑफ A एंड A इंटरसेक्शन B, A यूनियन B। क्या बोल सकते हैं? ऑल एलिमेंट्स ऑफ A एंड A यूनियन B। ठीक, मैं क्या बोल सकता हूं? ऑल एलिमेंट्स ऑफ A एंड A यूनियन B। ध्यान से देखो, ऑल एलिमेंट्स ऑफ A एंड A यूनियन B, 5, 10 और A यूनियन B है 5, 10, 15। किसमें है? आर ऑल्सो इन B में भी है। यही तो मतलब हुआ, ऑल एलिमेंट्स ऑफ A एंड A यूनियन B और ऑल्सो इन B में भी है। तो क्या मतलब हुआ इस बात का? तो हम क्या लिख सकते हैं? हेंस, ठीक है, देयर एग्जिस्ट, क्या बोल सकते हैं? देयर एग्जिस्ट। तो क्या एग्जिस्ट करेगा कि ऑल एलिमेंट ऑफ A एंड A यूनियन B आर ऑल्सो इन B। तो मान लो अगर कोई एक एलिमेंट X है, ठीक है, एलिमेंट X है जो कि किसमें आया है? A से बिलोंग करता है, और तो किसमें बिलोंग कर रहा है? A यूनियन B में भी। भैया X का मतलब ये दोनों 5, 10 अगर A में है तो वो A यूनियन B में भी है। देखो 5, 10, तो क्या हो जाएगा? वो बिलोंग करते हैं किसमें? X बिलोंग्स टू A यूनियन B, इसमें भी बिलोंग करता है ना? A यूनियन B। तो अगर X A में भी बिलोंग कर रहा है और X A यूनियन B में भी बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब A यूनियन B इक्वल है किसके? B के, यानी A यूनियन B इक्वल है B के। ठीक है, बात समझ में आई? बोलो हाँ या ना? ठीक है भाई। अच्छा, तो ये चीज हो गई, ठीक है, एलिमेंट ये हो गए, ये हो गए। तो यहाँ पे तीसरी चीज भी लिख देना कि एलिमेंट A में भी है, B में भी है, तो वो किस में आए हैं? B में भी आए हैं। ठीक है ना, ये हो गया इक्वल। अच्छा, अब देखो, ठीक है, इसको हटा देता हूं, ये समझ लिया आप, है ना? इसको नोट कर लेना। अच्छा, अब ये पहले वाली कंडीशन तीसरे के साथ इक्विवेलेंट प्रूफ करते हैं। इतना क्लियर हो गया? अच्छे समझ में आया ना? चलो, तो फिर से वही चीज, ठीक है, तीसरी चीज क्या है? A इंटरसेक्शन B इज व्हाट? A होना चाहिए, ऐसा बोलता है। ठीक, तो फिर से वही चीज, ये चीज तो लिखनी है ना? ये हटा दो, समझ गया? अब इस बात का मतलब क्या है? ठीक है, A इंटरसेक्शन B है ना, इसको समझ लेते हैं। तो देखो, अगर A इंटरसेक्शन B निकालो, बताओ A और B का इंटरसेक्शन, तो A और B का इंटरसेक्शन यानी जो कॉमन एलिमेंट है, तो कौन से हुए? 5, 10। तो A इंटरसेक्शन B किसके इक्वल आ रहा है? बता दो। ये आ रहा है A के इक्वल। ध्यान से देखो, ये आया। ठीक, तो फिर से बेटा ये चीज तो लाइन कॉमन ही है ना? ऑल द एलिमेंट्स ऑफ A आर इन B। अगर B में है तो हम क्या लिख सकते हैं? therefore all elements, all common elements, ऐसे लिख दो, all the common elements, all the common elements of, किसके common elements? B और
कॉमन एलिमेंट्स ऑफ बी एंड ए इंटरसेक्शन बी, बी और ए इंटरसेक्शन बी, दिख रहा है, बी और ए इंटरसेक्शन, इन दोनों के कॉमन एलिमेंट क्या है, ऑल द कॉमन एलिमेंट्स बी और ए इंटरसेक्शन बी, बी और ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों के कॉमन एलिमेंट क्या होंगे, 5 और 10 ही तो होंगे, तो 5 और 10 किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल होगा। तो ऑल द कॉमन एलिमेंट्स ऑफ बी एंड ए इंटरसेक्शन बी आर ऑल्सो इन ए में होंगे कि नहीं होंगे, तो फिर देयर एग्जिस्ट क्या लिखूंगा, अगर x बिलोंग करता है b से, ठीक है, और x बिलोंग करता है a इंटरसेक्ट, देखो यही जो लाइन ऐसे लिखी है ना, बस इसको ऐसे लिख के दिखाना होता है, ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है बस इसको ऐसे लिख के दिखा दो, तो ऑल द x बिलोंग्स टू b, ऑल द एलिमेंट्स, ठीक है, x बिलोंग्स टू b एंड x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, तो दोनों से बिलोंग करता है, उसका मतलब क्या हुआ, यानी जब देखो यहां पे देखो, अगर b से भी बिलोंग कर रहा है और a इंटरसेक्शन b से बिलोंग कर रहा है, तो क्या मिल गया हमें, a, तो ये क्या हो जाएगा, हेंस a इंटरसेक्शन b किसके इक्वल आएगा, a के इक्वल आएगा। तो यही तीसरी चीज देखो है ना, प्रूफ करनी थी, हम यहां से चले थे और इसको प्रूफ कर दिया। तो बताओ ये चारों बातें समझ में आई, ठीक, और इस क्वेश्चन को आप कई बार लगाओ, एक बार नहीं, ठीक है, 4-5 बार लगाओ, अच्छे समझ में आ जाएगा। बोलो ठीक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, क्लियर है।